अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, भी हम 10th क्लास का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। इसमें आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। इसमें से आपको सिर्फ बोर्ड में मतलब शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए इसके थ्योरम्स आपने ड्राइव नहीं करने, लेकिन सिर्फ उनकी स्टेटमेंट्स आपने याद रखनी है, क्योंकि ये शॉर्ट में आ सकती है और इससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्योरम नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट है, कहता है कि इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, मतलब अगर दो आर्क्स हों एक सर्कल की, या फिर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल की आर्क्स भी हो सकती हैं। आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर आल्सो इक्वल। कहता है कि अगर एक सर्कल या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की आर्क्स जो हैं अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो तो उससे जो से रिलेटेड कार्ड्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह ये एक सर्कल है विद सेंटर ओ, यहाँ से हम एक आर्क ले सकते हैं ए और सी, ये आर्क आ गई मतलब ऐसी, इसका जो सा कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड बनता है वो आपके सामने आ सकता है इस तरह ए सी। और उसी तरह एक ये सर्कल अगर ओ है, इसके मतलब कॉरस्पॉन्डिंग आर्क अगर फॉर एग्जाम्पल ये आर्क अगर ए सी है तो ये इसको आप ए डैश सी डैश कह सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो मतलब अगर ये आर्क, अगर ये वाली आर्क ए सी आर्क ए डैश सी डैश के इक्वल है तो इसके जो कार्ड्स बन रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड, मतलब कार्ड जो सा ए सी इक्वल होगा वगैरह ए डैश सी डैश के। देखें कि इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, फॉर एग्जाम्पल ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल थे, इनकी अगर आर्क्स मतलब इक्वल हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स भी इक्वल ही होंगे। आगे थ्योरम नंबर 2 है, इसके अंदर कह रहा है कि इफ़ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल, ये भी उस तरह है कि एक सर्कल के दो कार्ड्स या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल के आर इक्वल, अगर वो मतलब इक्वल हों तो कहता है कि देन द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क माइनर मेजर और सेमी सर्कुलर, मतलब कोई भी आर्क हो सकती है, वो माइनर आर्क भी हो सकती है, मतलब मेजर भी हो सकती है, या फिर सेमी सर्कुलर आर कॉन्ग्रुएंट। तो कह रहा है कि अगर कार्ड्स इक्वल हों तो फिर उनकी आर्क्स इक्वल होंगी। ये मतलब थ्योरम 1 का कन्वर्स है, जिसके अंदर उसने बोला था कि अगर आर्क्स इक्वल हों तो कार्ड्स भी इक्वल होंगे। तो उसके अंदर कह रहा है कि अगर कार्ड्स इक्वल हैं तो आर्क्स इक्वल होंगी। उसके बाद कहता है कि इन इक्वल सर्कल आर इन द सेम सर्कल इफ़ टू कार्ड्स आर इक्वल देन द कट ऑफ टू आर्क्स। कहता है कि अगर एक सर्कल के अंदर अगर दो कार्ड्स इक्वल हों तो वो सेम आर्क को कट करते हैं। इसको इस तरीके से भी बयान किया जा सकता है। इसमें यह कि फॉर एग्जाम्पल एक कार्ड है ए सी, ये हमारा एक सर्कल में सेंटर हो, ये कार्ड है, अगर हमारा एक कार्ड है ए सी, इस तरह एक दूसरा कार्ड है जो कि इसके कॉन्ग्रुएंट है जो है ए डैश सी डैश। अगर ये दोनों सेम हो तो इसका मतलब है कि जो ये आर्क बनती है ए डी सी, इधर से ए डैश डी डैश सी डैश, ये दोनों आपस में सेम हो सकती हैं। मतलब मेरा आर्क ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेरा ए डैश डी डैश और सी डैश, ये भी आपस में इक्वल होंगी। आगे थ्योरम नंबर 3, इसके अंदर कह रहा है कि तो इक्वल कार्ड ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल, मतलब एक सर्कल या दो सर्कल्स के अगर कार्ड्स इक्वल हैं सबटेंड द इक्वल एंगल एट द सेंटर एट द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर, मतलब अगर मतलब दो कार्ड्स इक्वल हैं तो उनसे बनने वाला एंगल जो है वो भी इक्वल होगा। मतलब कहने से मुराद है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार्ड है जो कि ए सी है तो इससे बनने वाला सेंट्रल एंगल जो है ये ओ, मतलब ए ओ सी एंगल इक्वल होगा। इस तरह ये एक कार्ड है सेंटर ओ सर्कल है और कार्ड है ए डैश सी डैश। अगर ये दो कार्ड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ए सी जो है वो मतलब कॉन्ग्रुएंट है ए डैश सी डैश के, तो
उससे जो सा एंगल बनेगा ये वाला इस तरह, मतलब ये इक्वल होगा एंगल ए डैश ओ डैश एंड सी डैश के। मतलब इससे मुराद जाएगा अगर कार्ड्स इक्वल होंगे तो उनसे बनने वाले एंगल भी इक्वल ही होंगे। आगे थ्योरम नंबर 4 है, इसमें कहता है कि इफ द एंगल सब्टेंडेड बाय टू कार्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कार्ड्स आर इक्वल। मतलब अगर एंगल इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि कार्ड्स भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देख सकते हैं कि ये ए सी एक कार्ड है और जो एंगल ओ बन रहा है इसका सेंट्रल एंगल ए ओ सी वो इक्वल हो जाए एंगल ए डैश ओ डैश एंड सी डैश के। अगर ये एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि देन जो कार्ड है ए सी वो इक्वल होगा कार्ड ए डैश सी डैश के। ये 4 थ्योरम की स्टेटमेंट आपने याद रहनी है। उसके बाद इसके हम एमसीक्यूज देखते हैं। इसका फर्स्ट एमसीक्यू देखें, कहता है कि इफ़ अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। कहता है कि अगर एक 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड अगर एंगल जो है वो बना रहा है 60 डिग्री का, देन द रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल इज़, कह रहा है कि अगर एक सर्कल है उसके अंदर से जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है और 4 सेंटीमीटर का जो कार्ड है, तो फिर उसका सेंट्रल एंगल आपने बताना है कि वो क्या हो सकता है। अब देख सकते हैं कि एक सर्कल है, मतलब इसका जो सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री है और यहाँ से जो कार्ड है उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कार्ड सबटेंडेड सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। द रेडियल सेगमेंट ऑफ सर्कल, देखें कि ये जो सर्कल का रेडियस होता है वो दोनों साइडों से इक्वल होता है। ये यहाँ पे एंगल 60 है, इसका मतलब है कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि ये 60 है तो ये भी 60 का एंगल होगा और ये भी 60 का, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है तो इसका मतलब है कि उसके ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर है इसका मतलब है ये दोनों साइड भी 4 सेंटीमीटर। इससे मतलब है कि रेडियल सेगमेंट जो है उसका इक्वल होगा 4 सेंटीमीटर के। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है 4, इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। उसका कहता है कि द लेंथ ऑफ अ कार्ड एंड द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब एक सर्कल है जिसकी रेडियल सेगमेंट, मतलब ये जो रेडियल सेगमेंट है और इससे जो कार्ड बन रहा है ये, इनकी लेंथ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कह रहा है कि द सेंट्रल एंगल मेड बाय कार्ड विल बी। अब ये वही जिससे हमने पहले वाला किया कि अगर ये मतलब अगर रेडियस और रेडियल सेगमेंट इक्वल है, इन दोनों की लेंथ इक्वल है, तो इसका मतलब है कि जो रेडियस आप जिस मर्जी साइड से लें वो सेंटर से लेके सर्कल तक फासला होता है। तो इसका अगर यहाँ पे रेडियस है वही रेडियस यहाँ पे होगा। तो अगर ये तीनों मतलब इक्वल है तो सेंट्रल एंगल जो बनेगा वो होगा 60 डिग्री का, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल जो है वो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इसको हम चूज़ करेंगे यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि आउट ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल, मतलब कह रहा है कि 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क में से इफ द वन मेक द सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री देन द अदर आर्क विल बी सबटेंडेड द सेंट्रल एंगल ऑफ
इसमें कह रहा है कि अगर टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैं सर्कल की, अगर एक एंगल जो है वो 30 का बना रही है तो दूसरी कितने का एंगल बनाएगी। ये हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर आर्क्स जो हैं वो सेम हो तो वो सेम एंगल बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक सर्कल है, जैसे आर्क हमने लिए AB, इसका ये सेंट्रल एंगल है, इसी तरह की एक आर्क यहाँ पे हो सकती है CD। अगर ये दोनों आर्क्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इधर से जो एंगल बनेंगे ये दोनों ये सेम होंगे। इसका मतलब है कि अगर ये वाला एंगल 30 का तो ये फिर दूसरा एंगल भी जो है वो 30 का ही होगा हमारे पास। अगर नेक्स्ट देख सकते हैं MCQ नंबर 4 कहता है कि एन आर्क सबटेंडिंग द सेंट्रल एंगल ऑफ 40 देन द करस्पॉन्डिंग कार्ड विद द विल सबटेंड द सेंट्रल एंगल। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर एक आर्क है ये, उससे जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो 40 डिग्री है, तो अगर उसी के कार्ड से एंगल बनेगा तो वो भी 40 डिग्री सेम ही होगा। वैसे हम कह सकते हैं कि वो एंगल भी 40 डिग्री का ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है, कहता है कि इफ़ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड द सेंट्रल एंगल। सो पहले MCQ नंबर 5 का कहता है कि अ पेयर ऑफ कार्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल। कहता है कि एक पेयर है कार्ड्स का जो कि मतलब कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल बना रहे हैं। इस तरह कि हमने थ्योरम नंबर 4 के अंदर पढ़ा है कि अगर कार्ड्स जो है अगर सेंट्रल एंगल बनाएं सेम तो वो कार्ड्स भी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसलिए ये कार्ड जो है वो मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर A को चूज़ कीजिए। आगे कहता है MCQ नंबर 6 कहता है कि इफ़ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक आर्क है वो एंगल बना रही है 60 डिग्री का। कहता है कि द करस्पॉन्डिंग कार्ड विल मेक द सेंट्रल एंगल ऑफ, ये भी इस तरह हमने पहले वाला किया सेम उस तरह का कि अगर एक आर्क जो सेंटर से एंगल बनाती है कार्ड भी उतना ही एंगल बनाता है तो वो एंगल भी जो है वो 60 का ही होगा। उसके बाद MCQ नंबर 7 इसके अंदर कह रहा है कि द सेमी सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ सर्कल बोथ सबटेंड द सेंट्रल एंगल। इसमें देखें कि सेमी सर्कमफ्रेंस जो मतलब सर्कल का पूरा ये राउंड होता है इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, लेकिन सेमी सर्कमफ्रेंस जो है वो इसका हाफ होगा ऐसे। ये सेमी सर्कमफ्रेंस अगर इसका एंगल हम देखेंगे सेंटर के साथ तो चूँकि ये स्ट्रेट लाइन होता है इसलिए ये एंगल बनता है 180 का। लेकिन इसी तरह सेमी सर्कमफ्रेंस के साथ अगर आप डायमीटर देखें तो डायमीटर भी जो एंगल बनाता है वो होता है 180 का। इसलिए सेमी सर्कमफ्रेंस और डायमीटर ये दोनों सेम एंगल बनाते हैं 80 के, जो कि सेमी सर्कमफ्रेंस असल में आर्क होती है जो कि सेमी सर्कल होता है और डायमीटर जो है वो एक ऐसा कॉर्ड होता है जो कि सेंटर में से पास करता है। तो आर्क और कार्ड आपने पढ़ा कि सेम एंगल बनाते हैं और वो एंगल होगा 180 का। इस वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर B। उसके बाद कहता है कि द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 इज ऑलवेज। कहता है कि अगर एक कॉर्ड है मतलब सर्कल का वो एंगल मारा है 180 का तो उसकी जो लेंथ होगी देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक कॉर्ड है जो कि सेंटर में से पास कर रहा है उसको हम बोलते हैं तो डायमीटर। और डायमीटर आपने पढ़ा था कि 2r के इक्वल होता है, मतलब रेडियस का डबल होता है, तो इसलिए वो डबल होगी रेडियस के। तो यहाँ पे लिखा हुआ डबल ऑफ द रेडियस सेगमेंट, ऑप्शन नंबर C। इसके बाद ऑप्शन नंबर 9 देखें आप। MCQ नंबर 9 कहता है कि इफ़ अ कार्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। कहता है कि अगर एक कार्ड जो सेंट्रल एंगल 60 के बना रहा है, कहता है कि देन द लेंथ ऑफ द कार्ड एंड द रेडियल सेगमेंट आर। तो इसकी कार्ड की और रेडियल सेगमेंट की लेंथ जो है वो आपस में सेम होगी। इसमें हमने ये MCQ नंबर 2 में किया था कि जो कि 60 डिग्री का जो एंगल बनता है सेंट्रल वो मतलब असल में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है और इसलिए उसकी दोनों की लेंथ जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी। इसके बाद कहता है कि द आर्क अपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क ऑलवेज। कहता है कि अगर आर्क अपोजिट है इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल की ऑफ अ सर्कल तो वो भी असल में इनकॉन्ग्रुएंट ही होगी, जो उसकी आर्क कॉन्ग्रुएंट होती हैं उसके सामने कॉन्ग्रुएंट आर्क आएगी, तो अगर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो फिर इनकॉन्ग्रुएंट होगी।
इसके आगे जो मतलब डेफिनेशन है ये आपने ऑलरेडी की हैं, जो कि आपको चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर 10 के इंट्रोडक्शन में आपको मिल जाएगी, इसलिए आपको यहाँ पे अगेन करने की ज़रूरत नहीं इनको। आपने इसमें सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट्स याद रखनी है और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं इनको आपने अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर आपने सिर्फ इतना करना है जो कि इसमें सिर्फ शॉर्ट में कोई डेफिनेशन आ जाएगी या फिर ये इन एमसीक्यूज़ में से एक एमसीक्यू लाजमी आएगा, इसलिए आप इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।